नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कार्नोट्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, कार्नोट्स थ्योरम को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है कि स्टेट एंड प्रूफ कार्नोट्स थ्योरम। अर्थात पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्नोट थ्योरम के स्टेटमेंट को देखेंगे और फिर इसके प्रूफ को देखेंगे, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं किसका, कार्नोट्स थ्योरम का। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पर कार्नोट्स थ्योरम में हम लोगों ने टोटल 2 स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है ना। अर्थात ज़्यादातर बुक्स में क्या होता है, ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है आपको यही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ बुक्स वैसे होते हैं जिनमें ये स्टेटमेंट भी होता है। तो चलिए दोनों को ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट को समझिए। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि नो इंजन विल बी मोर एफिशिएंट देन अ रिवर्सिबल इंजन वॉकिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर। अर्थात मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 2 इंजन है कुछ इस प्रकार से। एक ये इंजन है जो रिवर्सिबल है और मान लीजिए कि ये एक इरिवर्सिबल इंजन है। ठीक, ये सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है और नीचे वाला सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है। अर्थात सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से ग्रेटर होता है, ये याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, पहला जो पार्ट है वो हमें ये बता रहा है कि मान लीजिए आपके पास 2 इंजन है, ये दोनों इंजन सेम 2 टेम्परेचर्स के बीच काम कर रही है। तो अगर उनमें से कोई भी इंजन अगर रिवर्सिबल हो गया तो उस रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। ओके, यही ये हमारा पहला पार्ट कह रहा है कि नो इंजन विल बी मोर एफिशिएंट देन अ रिवर्सिबल इंजन वॉकिंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर्स। ओके, एक रिवर्सिबल इंजन है और एक इरिवर्सिबल इंजन है। अगर ये दोनों सेम 2 टेम्परेचर्स के बीच काम कर रही हैं तो इस स्थिति में रिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा इफिशिएंट कोई इंजन हो ही नहीं सकता। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए, द इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल इंजन्स वॉकिंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर्स इज सेम वॉट एवर द वॉकिंग सबस्टेंस। मेरे प्यारे व्यूवर्स देखिए, हमें ये कह ये रहा है कि मान लीजिए कि 2 सेम टेम्परेचर्स के बीच, T1 और T2 के बीच, है ना, इन्हीं 2 सेम टेम्परेचर्स के बीच अगर दोनों इंजन्स जो वॉक कर रही हैं, है ना, वो रिवर्सेबल हो जाए तो इस स्थिति में किसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा। तो कार्नोट थ्योरम ने बताया कि भैया जी इस स्थिति में दोनों ही इंजन, अर्थात दोनों ही रिवर्सेबल हैं, तो दोनों ही इंजन का जो इफिशियंसी होगा वो सेम होगा। Okay, this is what second statement is telling us. The efficiency of all reversible engines working between the same 2 temperatures is same whatever the working substance। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहा कि वर्किंग सबस्टेंस जो है, ये दोनों ही रिवर्सिबल इंजन्स का कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एफिशिएंसी सेम होगा। अब देखिए स्टेटमेंट्स तो समझ गए हम लोग, अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। किसको, पहले स्टेटमेंट को और फिर दूसरे स्टेटमेंट को। तो चलिए प्रूफ करते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। सबसे पहले चूंकि हम लोगों ने कहा पहले पार्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोग टोटल 4 स्टेप्स का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और दूसरे स्टेप को देखते हैं। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम लोग एक रिवर्सिबल इंजन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है और आपको पता है कि सोर्स का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से ग्रेटर होता है। अब चलिए मान लीजिए कि जो हमारा वर्किंग सबस्टेंस है इस रिवर्सिबल इंजन का, वो क्या कर रहा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, किससे, सोर्स से। और मान लीजिए इस हीट का कुछ अमाउंट को ये वर्क में कन्वर्ट कर रहा है और जो अमाउंट ऑफ हीट बच रहा है उसको ये क्या कर रहा है, सिंक में रिजेक्ट कर रहा है। मान लीजिए वो Q2 है। ओके, तो कितना वर्क डन ये करेगा, ये करेगा Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ वर्क ये करेगा। ओके, सो इस रिवर्सिबल इंजन का इफिशियंसी क्या निकलेगा अगर हम लोग निकालना चाहें तो हमें पता है ना, इफिशियंसी क्या होता है। देखिए इफिशियंसी होता है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो वो इंजन कर रही है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो वो अब्सॉर्ब की है, अर्थात W बाई Q1। इस केस में इफिशियंसी होगा किसका, इस रिवर्सिबल इंजन का। अब ये स्टेप 1 में रिवर्सिबल इंजन का हमें इफिशियंसी पता चल गया। अब चलिए एक इरिवर्सिबल इंजन है यहाँ पर, ये स्टेप नंबर 2। इरिवर्सिबल इंजन में भी बिल्कुल उसी प्रकार से सेम सोर्स और सेम सिंक है, बस यहाँ रिवर्सिबल इंजन था, ये इरिवर्सिबल इंजन है। रिवर्सिबल इंजन बोले तो कार्नोट्स इंजन आप कह सकते हो कि भैया कार्नोट्स इंजन जो है ये परफेक्टली रिवर्सिबल
इंजन कहलाता है। ठीक है, चलिए इरिवर्सिबल इंजन में देखिए, इसमें भी बिल्कुल वही होगा। इरिवर्सिबल इंजन क्या होगा, ये मान लेते हैं Q1 प्राइम ऑफ हीट सोर्स से ऑब्जॉर्ब किया, ओके, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन किया और Q2 प्राइम अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर दिया। ओके, तो कितना वर्क डन ये करेगा, ये करेगा Q1 प्राइम माइनस Q2 प्राइम वर्क करेगा। ओके, सो इस केस में इरिवर्सिबल हीट इंजन के केस में कितना इसका एफिशिएंसी होगा, इसका एफिशिएंसी होगा ईटा आई इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई Q1, है ना। Q1 प्राइम अमाउंट ऑफ हीट ये ऑब्जॉर्ब कर रहा है ना सोर्स से। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स देखिए, स्टेप 1 स्टेप 2 कर लिए। इसमें क्या किए हम लोग, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन दोनों के एफिशिएंसी को निकाले। अब क्या करेंगे हम लोग, एक छोटा सा अजम्पशन करेंगे। क्या अजम्पशन करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट जो हमारा इफिशियंसी है इरिवर्सिबल इंजन का, ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। ओके, हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि देखिए कार्नोट थ्योरम का जो प्रूफ है ना वो अजम्पशन पर ही बेस्ड है। ओके, तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि भैया जो इरिवर्सिबल इंजन था इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, रिवर्सिबल इंजन से। अब इस स्थिति में इरिवर्सिबल जो ईटा आई ये किससे इक्वल है, डब्ल्यू बाई Q1 प्राइम से, और ये किससे इक्वल है, ईटा आर ये इक्वल है डब्ल्यू बाई Q1 से। अब मेरे प्यारे व्यूवर्स ये W और W तो सेम है, कॉमन है, कैंसिल आउट होगा, हमारे पास बचेगा 1 बाई Q1 प्राइम ग्रेटर देन 1 बाई Q1। ओके, उसी प्रकार अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ये Q1 और Q1 प्राइम क्या है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ले जाओगे आप, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का सिंबल बदल के कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। मतलब Q1 जो है ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, Q1 प्राइम से। अर्थात अगर आप Q1 में से Q1 प्राइम को घटाते हो तो आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि जो रिवर्सिबल इंजन अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब किया सोर्स से वो ज़्यादा था एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल इंजन। ओके, इस स्थिति में अगर आप कहो तो इरिवर्सिबल इंजन के पास हीट लॉस्ट करने के लिए कम होता है, लेकिन इसके पास हीट लॉस्ट करने के लिए ज़्यादा होता है। ओके, लेकिन इरिवर्सिबल इंजन ज़्यादा हीट लॉस्ट करता है, जिसकी वजह से ये कम इफिशिएंट होता है और रिवर्सिबल इंजन ज़्यादा इफिशिएंट होता है। ये हमें आगे पता चलेगा। अब देखिए ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 3। ये क्या था, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इंजन्स को अब एक साथ कपल करेंगे, है ना। अभी तो ये दोनों क्या कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे, है ना, अलग अलग, है ना, सेम सोर्स सेम टेम्परेचर पर है लेकिन कपल्ड नहीं है। अब इन दोनों को एक साथ कपल्ड करते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर देखिए, ओके, दिस इज द स्टेप नंबर 4। ओके, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम सोर्स है जिसका टेम्परेचर T1 है, सेम सिंक है जिसका टेम्परेचर T2 है। ओके, सेम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन है, लेकिन यहाँ पर एक चेंज है। क्या चेंज है, ये जो हमारा इरिवर्सिबल इंजन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, लेकिन रिवर्सिबल इंजन क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अर्थात रिवर्सिबल इंजन यहाँ पर रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की तरह कार्य करेगा। ओके, तो चलिए देखिए, तो इरिवर्सिबल इंजन है ये क्या करेगा, सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व करेगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पर हम लोग Q1 प्राइम लिए थे तो इसको भी Q1 प्राइम लेंगे, तो इरिवर्सिबल इंजन क्या करेगा, Q1 प्राइम ऑफ हीट ऑब्जॉर्व करेगा, किससे, सोर्स से। कुछ अमाउंट ऑफ वर्क ये करेगा, ओके, दैट इज W, एंड जो हीट बचेगा इसको ये लॉस्ट कर देगा। Q2 प्राइम मान लेते हैं हीट ये लॉस्ट किया, किसको लॉस्ट किया, किसको दिया, सिंक को दिया। ओके, अब क्या होगा, चूंकि ये रिवर्सिबल इंजन रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की तरह कार्य कर रहा है तो क्या होगा, ये सिंक से हीट लेगा, है ना, जो सिंक है इससे ये हीट लेगा। मान लीजिए ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट ये सिंक से लेता है और लार्जर अमाउंट ऑफ हीट ये क्या करेगा, Q1 लीजिए, लार्जर अमाउंट ऑफ हीट ये क्या करेगा, सोर्स को दे देगा, रिजेक्ट कर देगा। इस स्थिति में मेरे प्यारे व्यूवर्स अगर आप देखोगे कि कितना अमाउंट ऑफ हीट ये सिंक लॉस्ट करता है तो आपको पता क्या चलेगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर Q2, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ हीट ये ऑब्जॉर्व कर रहा है, ये अमाउंट ऑफ हीट इसको दे रहा है, तो Q2 में से जब Q2 प्राइम माइनस करेंगे तब हमें ये चीज़ पता चलेगा। ओके, देखिए Q2 किससे इक्वल होगा, Q2 इक्वल हो जाएगा आपका Q1 माइनस W से। उसी प्रकार Q2 प्राइम किससे इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा Q1 प्राइम माइनस W से।
ओके, तो अब क्या करिए, इन दोनों के वैल्यूज़ को यहाँ पर रखिए, डेट इज़ Q1 माइनस डब्ल्यू माइनस Q1 प्राइम माइनस डब्ल्यू, दैट इज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा Q1 माइनस डब्ल्यू माइनस Q1 प्राइम माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू और डब्ल्यू क्या होगा, कैंसिल होगा, वर्क डन। आपके पास बचेगा Q1 माइनस, और सॉरी ये माइनस नीचे है, Q1 माइनस Q1 प्राइम, Q1 माइनस Q1 प्राइम, है ना। मतलब है कि जो अमाउंट ऑफ हीट ये रिवर्सेबल इंजन रिजेक्ट की और जितना ये इरिवर्सेबल इंजन अब्जॉर्ब किया था, है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यही है कि रिवर्सेबल इंजन ज़्यादा हीट रिजेक्ट की, है ना, जिसकी वजह से Q1 माइनस Q1 प्राइम हमें एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा, है ना। मतलब ये है कि यहाँ पर एक कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है हीट का, किसका फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअस हीट का ट्रांसफर हो रहा है या फ्लो हो रहा है। ये रिवर्सेबल इंजन क्या कर रही है, कंटिन्यूअस क्या कर रही है, हीट ले रही है और सोर्स को दे रही है, हीट ले रही है सोर्स को दे रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये पॉसिबल ही नहीं है। ये रिवर्सेबल इंजन को किसी प्रकार का वर्क डन तो बाहर से मिला ही नहीं है ना। इसको जो वर्क सपोर्ट मिल रहा है वो अंदर से मिल रहा है, अर्थात ये इरिवर्सेबल इंजन जो वर्क कर रहा है यही वर्क इस रिवर्सेबल इंजन को मिल रहा है। इसी की मदद से ये क्या कर रहा है, हीट को ले रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, सोर्स को दे रहा है, सोर्स को दे रहा है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर हीट ले जा रहा है ना। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये जो प्रोसेस है ना ये पॉसिबल ही नहीं है ना। जो देखिए ये जो है ना ये एक सेल्फ एक्टिंग मशीन की तरह एक्ट कर रहा है ना, सेल्फ एक्टिंग मशीन की तरह। लेकिन कोई भी ऐसा इंजन है ही नहीं जो हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर ले जाए बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के मदद के, है ना। सो ये क्या कर रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को वायलेट कर रहा है। अर्थात हम लोगों ने जी ये जो अजम्पशन किया कि भैया ईटा आई जो है ये ग्रेटर है ईटा आर से, ये हो गया गलत, है ना। मतलब साफ निकलता है कि जो हमारा ईटा आर है, जो इफिशियंसी है रिवर्सेबल इंजन का, वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इरिवर्सेबल इंजन। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव फॉर आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, है ना। पहला जो स्टेटमेंट है इसके लिए हमें यही प्रूफ करना था कि जो इरिवर्सेबल इंजन है ना, इसका इफिशियंसी ज़्यादा नहीं होता है। इफिशियंसी किसका ज़्यादा होता है, रिवर्सेबल हीट इंजन का। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग कार्नोट्स थ्योरम के पहले पार्ट को प्रूफ करते हैं। दूसरा पार्ट को प्रूफ करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। ये तो हमें एक बार में समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा, थोड़ा इसको देख लीजिए। देखिए मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से आपके पास जो है यहाँ पर ये एक रिवर्सेबल इंजन है, चलिए इसको R1 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी एक रिवर्सेबल इंजन है, इसको R2 ले लेते हैं। ये हो गया सोर्स, इसका टेम्परेचर T1, ये हो गया सिंक, इसका टेम्परेचर T2। अब मान लीजिए कि अगर R1 का इफिशियंसी ज़्यादा हो गया R2 से, तो इस स्थिति में ये क्लाउजेस स्टेटमेंट को वायलेट कर देगा। कैसे, देखिए अगर R1 का ज़्यादा हुआ इफिशियंसी तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ हीट लेगा और रिजेक्ट करेगा बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से। ये क्या होगा, क्लाउजेस स्टेटमेंट का वायलेशन होगा। उसी प्रकार अगर आप R2 को लेते हो तो सेम चीज़ होगा। ओके, तो चूंकि ये दोनों ही इधर पॉसिबल नहीं है, तो कार्नोट थ्योरम ने क्या कहा, है ना, जो साडी कार्नोट थे उन्होंने क्या कहा कि इस तरह के स्थिति में क्या होगा, ये दोनों रिवर्सेबल इंजन का एफिशिएंसी सेम होगा। ओके, सेम ही होता है दोनों का। ओके, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रूफ नहीं है, इसी प्रकार से समझाया हुआ होता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कुछ इस प्रकार से हम लोग कार्नोट्स थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखते हैं और उसको प्रूफ करते हैं। आशा है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। और अगर कुछ मिसअप हो गया हो या आपको लगता है कि मिक्सअप हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करिए और पूछिए आपको जहाँ पर समझ में नहीं आया है। डेफिनेटली हम लोग आपका जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग कुछ और टॉपिक्स के साथ आपसे मिलेंगे।